चैप्टर है? देखो, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, चैप्टर 5 है ये, ठीक है, इसके शॉर्ट नोट है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो थी सबसे पहले कहाँ पर आई थी? चाइना में, जापान में और कोरिया में। ये 3 कंट्रीज थे जहाँ पर जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है सबसे पहले आएगी। और जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी आएगी प्रिंटिंग की, उसमें हैंड प्रिंटिंग होगी, ठीक है ना। और उसकी शुरुआत कब होगी? 594 एडी के अंदर। और उसमें जो हम यूज़ करते थे, प्रिंट करते थे बाय पेपर्स को रबिंग करके, ठीक है ना, पेपर्स को रबिंग करके। चाइनीज़ जो बुक थी ना, वो सबसे पहले स्टिच करी गई थी। स्टिच का मतलब क्या होता है? सिलाई करते हैं ना, सिलाई, उसको स्टिच कहते हैं। तो ऐसे पेजों पर करके और पेजों को ऐसे प्लस रख करके और उसके ऊपर क्या, धागे से स्टिच कर देते थे, ठीक है ना, क्योंकि जब प्रिंटेड टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी। और जो लोग होते थे जो इस चीज़ में स्किल्ड होते थे, क्राफ्ट पर्सन वगैरह हुआ करते थे, उन्हीं चीज़ों का एक्यूरेट करके सुंदर सुंदर राइटिंग में उन्हीं का ही डुप्लीकेट बना देते थे। किसी एक व्यक्ति ने लिखी है और फिर उसकी, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई फुटप्रिंट वगैरह तो था नहीं, प्रिंटिंग वगैरह तो था नहीं कि तुम अगर फोटो कॉपी लगा करके दूसरा कर लो। तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता था? उसी लिखी हुई चीज़ को दोबारा लिखना पड़ता था सुंदर सुंदर राइटिंग में। और अच्छी राइटिंग को क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में क्या होता है? प्रिंट डाइवर्सिफाई हो गया, यानी कि अब जो प्रिंट केवल कुछ जगह तक सीमित था, अब वो बहुत सारी जगह पर अवेलेबल हो गया। अब ये पॉपुलर भी हो गया। और साथ के साथ जो रिच वुमेन्स होती थी, रिच वाइफ्स होती थी, उन वो तो अपनी पोइट्री भी लिखती थी, प्लेस भी लिखते थे। उनके पास कुछ काम धाम तो होता नहीं है, महारानियों के पास में तो पूरे दिन बैठे बैठे यही काम करती थी, पोएम्स लिख ली, पोइट्री लिख ली, उनकी किताब पब्लिश्ड भी होती थी। जो लोकल लोग होते थे वो इस चीज़ में इन्वॉल्व इतने ज़्यादा नहीं थे। 19वीं सेंचुरी में जो वेस्टर्न पावर था उसने स्टेबलाइज करा था आउटपोस्ट कहाँ पर? चाइना के अंदर। और चाइना का जो संघाई शहर था वो प्रिंट कल्चर का हब था, नहीं, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट कल्चर क्या था? बहुत ज़्यादा था, उसका हब बना हुआ था। उसके बाद में जो सबसे पुरानी प्रिंटेड बुक है ना, वो जापानीज में है, जापानीज की बुद्धिस्ट बुक है। और उसका नाम क्या है? डायमंड सूत्र। और उसका टाइम भी आपको याद रखना है, 868 एडी। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 868 एडी। उसके बाद में जो ये कौन सी बुक है? ये ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक है, ठीक है, जापानीज बुद्धिस्ट बुक, डायमंड सूत्र इसका नाम है। बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे, चाइना से आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या? हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे वो जब चाइना से गए थे तो उन्होंने क्या करा था? हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, जापान में लगभग 768 से लेके 770 एडी के बीच में, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था, इसमें बुद्धिस्ट मिशनरी ने चाइना से जो है हैंड प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया जापान में। यानी बुद्धिस्ट मिशनरी थे जो चाइना से जापान गए तो उन्हें हैंड प्रिंटिंग आती थी, तो वही हैंड प्रिंटिंग क्या करा उन्होंने? जापान में जाकर के अपना यूज़ किया होगा, तो जापान के लोगों को उसको नॉलेज होगी इस बारे में, ठीक है। उसके बाद में 18वीं सेंचुरी में क्या होता है? ईडो टोक्यो का ओल्डेस्ट नेम है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पब्लिश करा इसने बहुत सारी पेंटिंग्स, ठीक है ना, जिसमें अर्बन कल्चर को शो किया गया है। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें कुकिंग, फेमस प्लेसेस, वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सेरेमनीज, इन सबको पब्लिश किया गया। इससे रिलेटेड जो बहुत सारी बुक्स हैं वो पब्लिश की गई। जापान से जो आर्ट था वो कहाँ पर गया? यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर। यानी पहले चाइना के अंदर हब था, चाइना से जापान में गया, जापान के पास में क्या पड़ता है? यूएसए, यूएसए और यूएसए के पास में क्या पड़ता है? यूरोप। तो इस तरीके से पूरे सर्कुलेट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में प्रिंट यूरोप में आया। तो प्रिंटिंग प्रेस जो थी ये एक नए तरीके का रीडिंग कल्चर था जो पब्लिक के अंदर है, क्योंकि जब प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में क्या है? चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अब उन चीज़ों को लिखने के लिए जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा तभी उनको पढ़ेगा। तो अब लोगों के अंदर क्या क्रिएट होगा? इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और वो उसकी मदद से क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढ़ेंगे। तो ये रीडिंग का जो माहौल है ये क्रिएट हो जाएगा। 1295 में मार्को पोलो जो है ये इटालियन के जो है एक्सप्लोरर हैं, ठीक है ना, ये कहाँ गए थे? चाइना गए थे। 1295 में ये इटली से चाइना गए थे, डेट भी याद रखना, 1295, ठीक है। एडी की बात चल रही है। 1295 एडी में ये जब इटली से चाइना गए तो वहाँ पे चाइना में इन्होंने क्या देखी? वुड ब्लॉक पेंटिंग देखी। और अब ये वुड ब्लॉक पेंटिंग को कहाँ लेके आएंगे? अपने इटली में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। ये इन्होंने कहाँ से सीखी थी? चाइना से सीखी थी, ठीक है। उसके बाद में स्टैमबॉर्ग एक जगह है जर्मनी के अंदर, ठीक है ना, जहाँ के रहने वाले हैं कौन? जोहान्सबर्ग गटनबर्ग, ठीक है ना। जोहान्सबर्ग गटनबर्ग ये जर्मनी के रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आ गया कि जोहान्सबर्ग गटनबर्ग का नेटिव लैंड क्या है, तो क्या है? जर्मनी, ठीक है ना। जी से गटनबर्ग याद रखना, जी से जर्मनी याद रखना, ठीक है। यही थे प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता। इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था 1430 में। कब किया था? 1430 में। यानी 1295 तक तो लगभग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही चल रही थी। उसके बाद में और 1430 में कौन लेकर के आए प्रिंटिंग प्रेस? गुटेनबर्ग लेकर के आए। जो अर्लियर कॉमन पीपल थे, ठीक है ना, जो
वर्ल्ड में सबसे पहले, अब जब तक लोगों के पास में इतना ज़्यादा प्रिंटिंग अवेयर नहीं था, इतना ज़्यादा प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं था, तो लोगों ने क्या करा था, एक कॉमन कल्चर क्रिएट करने की कोशिश करी थी। कौन सा वाला? ओरल वाला, कि अगर तुम नहीं पढ़ना जानते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है एक बुक अवेलेबल, तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रिंट की एज आने से पहले जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लोगों का इतना एफर्ट नहीं होता था कि वो बुक्स को खरीद पाए सफिशिएंटली, तो लोग क्या करते थे, मोस्टली ओरली सुन लिया करते थे उन किताबों को, ठीक है। तो प्रिंट का जो रिवॉल्यूशन उसका इम्पैक्ट था, प्रिंट ने क्या करा, पॉसिबिलिटी क्रिएट करी अपने आइडियाज को सर्कुलेट करने की। प्रिंट में क्या होता है, उसके अंदर कोई किताब, कोई पोएम लिखी होती है, उसमें किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में चल रही घटनाएं होती हैं जो वो अपनी किताब के अंदर उतार देता है, उसके विचार होते हैं उसके अंदर, और वो विचार फिर जब पब्लिकली आ जाते हैं तो उसके वो विचार हर जगह क्या हो जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं। तो तुम्हें अगर हर जगह आइडियाज को सर्कुलेट करना है तो वो किसकी मदद से हो पाया, प्रिंट की वजह से। और प्रिंट रिवॉल्यूशन क्यों बोले, क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से जो सोसाइटी में चेंज आएगा, लोगों के माइंडसेट में चेंज आएगा, किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल में, रिलीजियन में अगर वो चेंज आ रहा है तो फिर वो क्या क्रिएट करेगा, प्रिंट रिवॉल्यूशन बोला जाएगा उसको, ठीक है। क्योंकि रिवॉल्यूशन क्या होता है, शॉर्ट टाइम में काफी बड़ा चेंज कर देना, ठीक है, जिसमें मासेस ऑफ लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जो प्रिंटेड का जो मैसेज था उससे क्या, लोगों का सोचने के लिए अलग अलग तरीके से लोग सोचने पर मजबूर हो गए, लोगों ने डिबेट करना शुरू कर दिया, डिस्कशन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, लाइफ के हर स्फेयर के बारे में उन्होंने अपना सिग्निफिकेंस देना शुरू कर दिया। और 1570 में क्या होता है कि रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर। आपको पहले मैंने सन बताई थी, ठीक है ना, और उससे पहले 878 बताई थी डायमंड सूत्र की, उसके बाद में मैंने बताया जर्मन में सर्कुलेट हो रहा है 768 से 780 तक, उसके बाद मैंने आपको 1295 मार्को पोलो की बताई थी, ठीक है ना। मार्को पोलो के बाद में मैंने 1430 आपको गटनबर्ग का इन्वेंशन बताया था, उसके बाद ये सन है 1517, ये रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर का एरा है। अगर हम वैसे बोलेंगे तो अर्लीस्ट टाइम ऑफ 16th सेंचुरी, और अगर हम बिल्कुल परफेक्ट डेट वाइज बोलेंगे तो 1570 रिलीजियस रिफॉर्मर्स और मार्टिन लूथर, ठीक है ना। ये मार्टिन लूथर भी इटली के ही थे। इन्होंने 95 थीसिस लिखी थी जिसमें इन्होंने जो प्रैक्टिसेस होती हैं, रिचुअल्स होते हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च कराती है, उसके अगेंस्ट में उसका क्रिटिसिज्म करते हुए उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या लिखी थी, 95 थीसिस लिखी थी। मार्को पोलो ने 1517 के रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है ना। रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस का क्रिटिसिज्म किया था, उसके खिलाफ इन्होंने ये सब अपनी 95 थीसिस लिखी थी। और 95 थीसिस को उन्होंने जर्मनी की एक चर्च थी, चर्च का गेट था उसके बाहर उन्होंने क्या कर दिया था, उनको टांग दिया था, हैंग कर दिया था, ठीक है। उससे क्या हुआ था, रिलीजियसली रिफॉर्म का माहौल क्रिएट हुआ था, ठीक है। रीडिंग मानिया, ठीक है। जो प्रिंट का कल्चर है और फ्रेंच का रिवॉल्यूशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसमें भी आपको चेंज करना था, और प्रिंट कल्चर से भी क्या हुआ, चेंज हुआ। प्रिंट कल्चर से रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, और आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उससे पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ, है ना। उससे आपने एक राजा जो मोनार्क था उस राजा से उसको हटा करके आपने सिंपल अपना दूसरा राजा चेंज कर अपनी पावर चेंज करी, आपने अपने आप को डेमोक्रेटिव करने की कोशिश करी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो आपका प्रिंट कल्चर है, प्रिंट कल्चर आपका क्या करेगा, आपके लोगों में मस्तिष्क में जो रिचुअल्स वगैरह, सैक्रिफाइसेस वगैरह भर दी है कैथोलिक चर्च ने कि तुम अपने पाप से मुक्ति पा सकते हो, तुम एक प्रकार का ये एक लेटर वो लोग दिया करते थे, तुम इस लेटर को खरीद लो तो तुम्हारे पाप सारे धुल जाएंगे। तो ये जो क्रिएट कर दिया था गंदा वाला माहौल, ठीक है, इस माहौल को बदलने के लिए क्या करा, प्रिंट कल्चर ने एक इवोल्यूशन क्रिएट करा, ठीक है। प्रिंट कल्चर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना कोई पाप धुलते हैं किसी पेपर से, ना पेपर को खरीदने से, तो इससे क्या रिफॉर्म हुआ। तो प्रिंट कल्चर से आपका रिलीजियस रिफॉर्म हुआ मोस्टली, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ। तो दोनों ने ही रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी, ठीक है। जो प्रिंट था वो पॉपुलर करा, उसने इनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडिया को लेकर के आया। इसकी जो राइटिंग थी उससे लोगों ने ट्रेडिशनल जो चल रहे थे, सुपरस्टिशंस जो चल रहे थे, जो डिस्पर्टिज्म चल रहा था लोगों के ऊपर, अरे जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा इससे ये काम हो जाएगा, वो जो चल रही थी उन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करी। प्रिंट ने एक नया कल्चर क्रिएट करा जिसमें डायलॉग थे, डिबेट्स थे, तुम्हारी वैल्यूज, नॉर्म, इंस्टीट्यूशन द्वारा से रिवैल्यूएट करना, डिस्कशन करना कि किस तरीके से तुम अवेयर हो सकते हो, ठीक है, अपने कल्चर के लिए। और 1780s तक क्या होता है, बहुत सारा लिटरेचर अपनी रॉयलिटी, क्रिटिसिज्म, मॉरलिटी, इन सब लोगों पे अब क्वेश्चंस आना शुरू हो गए थे, क्योंकि अब लोगों के पास में प्रिंटिंग आ गई थी, उनके पास में लीगल चीजें आ गई थी जिनको वो खुद पढ़ सकते थे, ना कि तुम उन्हें जरूरत नहीं थी कि केवल कैथोलिक चर्च का जो फादर है वही उन्हें सुनाए। उसकी बातों को मानने के अलावा उनके पास था कि वो रियलिटी को खुद से जाने, और अगर कैथोलिक चर्च उन चीजों को गलत बता रहा है तो उसके अगेंस्ट में जाएं, ठीक है। अलमानकस क्या होते हैं, रिचुअल कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, अलॉन्ग विद बैलर्स एंड फॉकटेल्स। बैलर एंड फॉकटेल्स क्या होते हैं, जो रीजनल थोड़ी बहुत पोएम्स वगैरह होती हैं, या फिर रीजनल डांस वगैरह पूजा पाठ के लिए जो आप करते हैं, तो अलमानकस क्या होता है, आपका रिचुअल
कैलेंडर्स होते हैं। इंग्लैंड में क्या बहुत पेनी चैप बुक्स जो है प्रिंट होने लगी, यानी कि बहुत सस्ते सस्ते दामों पर जो किताबें होती हैं वो बहुत ज़्यादा छपने लगी, ठीक है। और उससे जैसे कि जो होते हैं ना ठेली वाले होते हैं जो गलियों में जाते हैं सामान बेचने के लिए, ऐसे जो पैडलर्स होते थे वो गलियों में जा जाके क्या कर रहे थे, उन पेनी चैप बुक्स जो सस्ती दर पर थी उनको पेनी पेनी रुपीज़ में, यानी बहुत कम कम रुपीज़ में बेच रहे थे, जिससे कि जो गाँव के लोग थे वो भी उसको क्या कर पा रहे थे, एफर्ट कर पा रहे थे, ठीक है। अब फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में जो है विप्लियोथेक्यू, विप्लियोथेक्यू का मतलब होता है जो किताबों को पसंद करता है, ठीक है ना। तो जो विप्लियोथेक्यू था तो वो उसमें बहुत कम प्राइसेस पे छोटी छोटी किताबों को प्रिंट करा, जिनका पेपर क्वालिटी लो होता था। जिस जिस कॉपी का तुम भी देखते हो, कॉपी तुम लेने के लिए जाओ, जिस कॉपी का पेपर क्वालिटी कम होता है उसकी कॉस्ट भी कमी होती है। तो लोगों ने शुरू में क्या करा, पेपर क्वालिटी जिनका कम रखा और किताबों को सस्ते दर पर बेचा, ठीक है ना। ऐसी किताबों का जो कवर होता था वो ब्लू कलर का होता था, जो काफी चीप किताबें होती थी। साइंटिस्ट जो थे जैसे कि आइजैक न्यूटन, जिसने अपनी पब्लिश करी डिस्कवरीज, ठीक है ना, इससे लोगों को इन्फ्लुएंस मिला, साइंटिफिकली उनका माइंड रीडर बना कि अब साइंटिफिकली लोग सोचने लग गए कि इसके पीछे ऐसा है तो क्यों है, ठीक है ना, क्यों लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। थिंकर्स हैं जैसे कि थॉमस पायरे हैं, वॉल्टेयर हैं, जीन जैक रूसो हैं, ये सब भी वाइडली प्रिंट कर रहे थे अपने विचारों को, जिसको लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। थॉमस पायरे, वॉल्टेयर, जीन जैक रूसो। और जो आपका ल्यूइस सेबेस्टियन मर्सिनर, ये एक नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी के, और फ्रेंच ने डिक्लेयर करा था प्रिंटिंग प्रेस जो है मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, पब्लिक ओपिनियन को फोर्स में लाने का और डिस्पोटिज्म को अपने आप से दूर करने का, डिस्पोटिज्म को खत्म करने का, ठीक है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, 19th सेंचुरी में क्या होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपलसरी कर दी गई थी कि बच्चे के पास में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। और जब प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी होगी तो इसका मतलब हर व्यक्ति जो है उसको थोड़ा बहुत जोड़ भाग करना, थोड़ा बहुत, और दूसरी बात उसको हिंदी की रीडिंग, इंग्लिश की रीडिंग, ये नॉर्मल बात है कि उसने प्राइमरी एजुकेशन ले रखी है तो। और प्रिंटिंग में आपके पास किताबें होती हैं और आपको केवल रीडिंग करनी होती है, तो अगर व्यक्ति के पास कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन है तो इसका मतलब हमारी लिटरेसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, अब लोग पढ़ सकते हैं किताबों को, ठीक है ना। अब जो बच्चे हैं, अब क्या करें, इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन गए रीडर्स की, ठीक है ना, वुमेन्स और बच्चे अब ये भी पढ़ने लग गए। चिल्ड्रन प्रेस जो था वो क्या था, लिटरेचर के डिवोटेड था कि बच्चे जो हैं क्या कर सकते हैं। फ्रांस के अंदर उन्होंने देखा था कि प्रेस को अब स्टेबलाइज कर दिया, बच्चों से रिलेटेड किताबों को प्रेस करना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चे जिस किताब में इंटरेस्टेड हैं, बच्चों को पोएम्स चाहिए, फॉकटेल्स वगैरह चाहिए, ऐसी किताबों का छपना अब शुरू हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में जो ब्रदर्स, ये व्यक्ति का नाम है ग्रिम ब्रदर, जर्मनी के अंदर उन्होंने बहुत सारी ईयर स्पेल किया, ठीक है ना, बहुत सारा टाइम उन्होंने स्पेंड करा जर्मनी के अंदर, और बहुत सारी फॉक टेल्स हैं, है ना, वहाँ के पीजेंट की जो कंडीशन है उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, और यही जो हमारे आसपास दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं घटनाओं को पोएम से बदल बदल करके किताबों में छापना शुरू कर दिया, और बच्चे उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे मोरल एजुकेशन को गेन कर रहे हैं। अब वुमेन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीडर बन गई राइटर के साथ साथ में, जो बहुत सस्ते दर पर जो मैगजीन्स आ रही थी स्पेशली जो वुमेन्स के लिए थी कि वुमेन्स को घरेलू चीजें सिखाई जाएं, है ना, वो कैसे एक अच्छी वाइफ बन सकती है, कैसे एक अच्छी माँ बन सकती हैं, घर के काम करने से रिलेटेड जो किताब वगैरह थी वो वुमेन्स के लिए अवेलेबल कर दी गई। 19th सेंचुरी में एक लैंडिंग लाइब्रेरी थी इंग्लैंड के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब जो व्हाइट कॉलर्स लोग जो होते थे, जो बहुत एजुकेटेड होते थे, ठीक है ना, और आर्टिजन्स होते थे, जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते थे, ठीक है, जो सेल्फ एजुकेटेड होते थे, अब वो लोग क्या कर सकते थे, वहाँ लाइब्रेरीज में जाकर के शांति से बैठ के अपनी किताबें पढ़ सकते थे, ठीक है ना। जो काम आज तक लोग स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, बच्चे आज तक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, ये उन्होंने 19th सेंचुरी में ही इंग्लैंड की लाइब्रेरी में लोगों ने शुरू कर दिया था, ठीक है। जो बेस्ट नोन नोवेलिस्ट हैं वो वुमेन थी यहाँ पर, ठीक है। जेन ऑस्टिन एक वुमेन है, ठीक है ना, ठीक है। और ये एक और है इनके साथ में, ठीक है, उनका नाम है जॉर्ज इलियट, ठीक है। तो जो जेन ऑस्टिन, ब्रिज सिस्टर एंड जॉर्ज इलियट, ये तीनों ही वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक नई प्रकार की वुमेन को डिफाइन करा, एक ऐसे पर्सन को डिफाइन करा जो केवल सिर्फ घरेलू कामों के लिए नहीं बनी है। उन्होंने अब वुमेन की एक अपनी स्ट्रेंथ और पर्सनैलिटी को डिफाइन करा, अपनी किताबों में उन्होंने वुमेन की पावर को शो किया, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया, जॉर्ज जेन ऑस्टिन, द ब्रोन सिस्टर एंड जॉर्ज इलियट, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी तक क्या होता है, रिचार्ड एम है, ये न्यूयॉर्क के थे, इन्होंने परफेक्टली पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस को इन्वेंट करा, ठीक है, ठीक है। तो 1920 में क्या होता है, इंग्लैंड बहुत पॉपुलर बन जाता है, क्या करने के लिए, क्योंकि उससे पहले ही जो सिलेंड्रिकल प्रेस थी ना उसका इन्वेंशन कर दिया था। और ये सिलेंड्रिकल प्रेस का इन्वेंशन कर दिया था किसने किया था, न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति थे, न्यूयॉर्क, इनका नाम था रिचार्ड एम ही, ठीक है। और इन व्यक्ति ने जब सिलेंड्रिकल प्रेस का इन्वेंशन कर दिया तो इस इन्वेंशन की मदद से ही जो है प्रिंटिंग जो है कैपेबल हो गई कि 1 घंटे में हम 8000 शीट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1920 तक इंग्लैंड के अंदर जो ये वर्क बहुत पॉपुलर हो गया, लोगों ने बहुत सस्ते दरों पर किताबों को बेचना शुरू कर दिया। तो जो सस्ती सस्ती किताबें होती थी, चीप सीरीज होती थी, उनका नाम क्या था, शिलिंग सीरीज, ठीक है। तो जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 में, जो किताबें जो थी उनका ऑटोमेटिकली जो प्राइस था वो डिक्लाइन हो गया,
ठीक है। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया जो था बहुत रिच था, ओल्ड ट्रेडिशन था इंडिया के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने का, आपको पता था, ठीक है ना। इंडिया के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए इंडिया बहुत फेमस भी है। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होती हैं और ईजिली आप उनको एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था ब्रिटेन के अंदर वो कलकत्ता में स्टेबलाइज हुआ था 1778 में, ठीक है ना। अब लेकिन इंडिया के अंदर स्टेबलाइज हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के अंडर में तो ब्रिटिश ही स्टेबलाइज करेंगे। तो पहला प्रिंटिंग प्रेस हमारे इंडिया में ब्रिटिश ने स्टेबलाइज करा था कलकत्ता के अंदर 1778 में, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो हम पहले देख रहे थे कि वर्ण संस्कृत में, अरेबिक भाषा में, वर्नाकुलर इन लैंग्वेजेस में इंडिया की बात की जा रही है अब ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है हैंड रिटन बुक के साथ, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह के साथ। पहली तो बात तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होती थी, आप उन्हें इजीली हैंडल नहीं कर सकते, उनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है ना। और इजीली आप एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होती थी सभी की। लेकिन जब इंडिया में प्रिंट आया ना मिड 16वीं सेंचुरी में, तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को लाने वाले पोर्तुगीज थे। हालांकि पहला प्रिंटिंग प्रेस स्टेबलाइज करा ब्रिटिश ने कलकत्ता में, लेकिन लाने वाले कौन थे? पोर्तुगीज थे। वो कहाँ पर लेके आए थे? गोवा के अंदर। कब लेके आए थे? 16वीं सेंचुरी में, यानी कि 15 के आसपास। तो जो 1579 के अंदर क्या हुआ था, जो कलकत्ता, तो 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट थे जिन्होंने प्रिंट करा सबसे पहले तमिल बुक, ठीक है। तो कैथोलिक प्रीस्ट 1579 में इंडिया के अंदर तमिल बुक पब्लिश करते हैं कोचीन जगह पर, ठीक है। और 1730 में पहली मलयालम बुक आती है जो प्रिंट की गई थी उनके द्वारा, ठीक है। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट जो थे, जो मार्टिन लूथर के बाद में दो लोग आए थे, एक तो थे प्रोटेस्टेंट और एक थे कैथोलिक्स। तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे डच के अंदर 1730 के अंदर, और मिशनरी उन्होंने प्रिंट करी थी, ठीक है। तो 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी जो थे उन्होंने 32 तमिल टेस्ट पब्लिश करे थे। तो ये आपको डाटा याद होना चाहिए। 1579 में कैथोलिक प्रीस्ट ने कोचीन में तमिल बुक पब्लिश करी। उसके बाद में लगभग 200 साल बाद 1713 में पहली मलयालम बुक आई। उसके बाद 1710 के अंदर डच प्रोटेस्टेंट ने अपनी 32 जो थी तमिल टेस्ट पब्लिश करी, प्रिंट करी, ठीक है। 1780 से क्या है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, इन्होंने बंगाल गजट नाम का एक वो था न्यूज़पेपर, उसको वीकली मैगजीन बोला जाता था, वीकली मैगजीन पब्लिश करी। किसने करी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। बंगाल गजट 1780 में, ठीक है। ये कमर्शियल पेपर था, ठीक है, ये सबके लिए ओपन था, हर व्यक्ति इसे पढ़ सकता था। हिक्की ने पब्लिश करी बहुत सारी गॉसिप्स कंपनी सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में। इसी वजह से हिक्की को क्या कर दिया जाएगा? एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि वो कंपनी की रियलिटी को शो करने लगेगा अपनी वीकली मैगजीन बंगाल गजट में, जो उसने 1780 में पब्लिश करी थी। इसके आगे का चैप्टर दूसरी वाली वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा।